हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की बीए पार्ट फर्स्ट की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर की पिछली क्लास के अंदर अपन फिज़िकल ज्योग्राफी या जिसको भौतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है उसके एक टॉपिक को लेकर चले थे। कल उस टॉपिक की अपन ने शुरुआत की थी जिसका नाम था पर्वत निर्माण के सिद्धांत। देखिए, मैंने संबंधित टॉपिक के अंदर आप लोगों को उससे संबंधित कुछ चीज़ें बताने का प्रयास किया था कि पर्वत निर्माण के सिद्धांत जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर अपन को पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसका विकास किस रूपों के अंदर संपादित होता है और उसके विषय के अंदर अलग अलग जो विद्वान है या जो भूगोलवेता है उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया था। वो मत क्या था, वो अपन को इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करना है। पर्वत निर्माण के सिद्धांतों को पढ़ने से पहले भूसन्नति को पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि पर्वत निर्माण की जो सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है या सबसे पहली जो अवस्था होती है वह भूसन्नति निर्माण की ही अवस्था मानी जाती है। इसलिए अपन को पहले भूसन्नति को पढ़ना आवश्यक था। इसलिए कल अपन ने भूसन्नति की शुरुआत की थी। मैंने भूसन्नति के माध्यम से, साधारण वर्ड्स के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। एक बार वापस थोड़े शब्दों के अंदर उसको रिपीट करता हूँ, उसके बाद में टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए, जो भूसन्नति है, कल अपन ने भूसन्नति के डेफिनेशन की बात की थी। मैंने 3 वर्ड्स काम में लिए थे कि भूसन्नति जो है वो लंबे, संकरे तथा उथले जलीय भाग होते हैं जिनमें तलछटीय निक्षेप के साथ तली में धंसाव होता रहता है। अगर हम इस डेफिनेशन के माध्यम से ही भूसन्नति की विशेषताओं की बात करें तो वो भी हमें यहाँ प्रतीत होती है कि भूसन्नति लंबाई होती है, भूसन्नति संकरी होती है। लंबाई की अपेक्षा क्या है कि जो चौड़ाई है वो इसकी कम मानी जाती है, और उथली होती है। उथले का मतलब क्या होता है? कम गहरे से यहाँ पर मतलब है कि भाई उथले का मतलब है कि भूसन्नति कम गहरी होती है। और जलीय भाग होते हैं, इनके अंदर जल भरा हुआ होता है। जैसे जैसे तलछटीय निक्षेप होता है, जमाव होता रहता है, वैसे वैसे जो इसकी गहराई है या इसका जो तल है वो नीचे की ओर धंसता जाता है। इसी के साथ अपन ने इसकी और अन्य विशेषताओं की भी बात की थी, जिसके अंदर अपन ने कहा था कि भूसन्नतियाँ जो होती है वो गतिशील होती है। कोई भी जो भूसन्नति है वो कभी भी स्थिर अवस्था के अंदर नहीं रहती। और बात करूं तो भूसन्नतियों का जो रूप है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। भूगर्भिक क्रियाओं और परिवर्तनों के कारण इनकी जो स्थिति है, इनका जो आकार है या इनका जो विस्तार है उसके अंदर परिवर्तन होता रहता है। इसके अलावा भूसन्नतियाँ भूगर्भिक इतिहास के कई युगों से गुजर सकती है। इसका सीधा सा अर्थ अपन ये लगा सकते हैं कि जो भूसन्नति के जो विकास की जो एक प्रोसेस है, भूसन्नति के जो विकास की एक प्रक्रिया है, वो क्या होती है? मंद गति से संपादित होने वाली प्रक्रिया होती है, धीमी गति से संचालित होती है। ठीक है, इसके अलावा भूसन्नतियों का जो विकास होता है या जो निर्माण होता है वो 2 दृढ़ भूखंडों के बीच में उनका विकास होता है। भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि भूसन्नतियों के ऊपर ही लगातार जमाव होने से या लगातार निक्षेप की क्रिया होने से ही पर्वतों का निर्माण शुरू होता है। और अंत के अंदर जब पर्वतों का निर्माण पूरा हो जाता है या पर्वत उच्च जो भाग है उनको धारण कर लेते हैं, उनका उत्थान पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब भूसन्नतियों की जिस अवधारणा की अपन बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत करने वाले विद्वानों के अंदर मैंने बताया था हाल और डाना। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन सिद्धांत के रूप में इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? होग ने किया था। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जिनकी कल अपन ने बात की थी। ठीक है, अब अगर अपन भूसन्नति की जो अवस्थाएं हैं उनकी अपन बात करें तो देखिए, भूसन्नति का जो विकास है उनकी 3 प्रकार की अवस्थाएं मानी गई है। ठीक है, भूसन्नति की
जो इतिहास है उसको 3 अवस्थाओं के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जो पहली अवस्था है जिसको कहा गया भूसन्नति अवस्था, ठीक है। दूसरी जो अवस्था है जिसका नाम है पर्वत निर्माण की अवस्था, और तीसरी जो अवस्था आती है वो है हमारी विकास की अवस्था। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इन तीनों ही अवस्थाओं को याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि अपन पर्वत निर्माण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे हैं। पर्वत निर्माण के सिद्धांतों के अंदर, इसको पढ़ने के अंदर अपन को तीनों ही अवस्थाओं के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। भूसन्नति जो अवस्था है उसके अंदर अपन ने बात की थी कि भूसन्नति तथा पर्वत निर्माण की यह प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। सर्वप्रथम भूसन्नति का निर्माण होता है जो कि कहाँ होता है, 2 दृढ़ भूखंडों के बीच में होता है। धरातल पर तनाव के कारण धरातलीय जो चट्टानें होती है, जो शेल होती है, उनका प्रसार होने लग जाता है। चट्टानों का जो प्रसार होता है उनके कारण जो सियाल परत है वो पतली होने लगती है। 3 प्रकार की मैंने पढ़ते भी कल आपको बताई थी, सियाल, सीमा और निफे। अलग अलग प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं या अलग अलग प्रकार के जो रसायन या तत्व है उनके द्वारा इन तीनों का निर्माण हो रहा था। सिलिकन एल्यूमिनियम से सियाल का, सिलिकन और मैग्नीशियम से सीमा का, निकल और फेरस से निफे का निर्माण हो रहा था। जो भूसन्नति अवस्था है, जो कि प्रारंभिक अवस्था है, इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, इसका सीधा सा उद्देश्य ये है कि यहाँ इस अवस्था के अंदर सिर्फ जो भूसन्नति का जो निर्माण है वही हमारा परम उद्देश्य होता है, कि इस अवस्था का उद्देश्य भूसन्नति का विकास होना होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भूसन्नति के निर्माण की द्वितीय अवस्था की, जिसका नाम है पर्वत निर्माण की अवस्था, ठीक है। पहले भूसन्नति का निर्माण हो गया 2 दृढ़ भूखंडों के बीच में। अब पर्वतों का निर्माण देखिए किस प्रकार से होता है। देखिए भूसन्नति के अंदर जो तलछटीय जो जमाव होता है उसकी क्या है, एक लिमिट होती है, एक सीमा मानी जाती है, ठीक है। अब जो तलछटीय जमाव की जो सीमा है वो क्या होता है कि एक लिमिट से ज़्यादा जब उस चीज़ का जमाव होने लगता है या जो निक्षेप है उनका निर्माण होने लग जाता है, तो वो क्या होती है, उसकी जो लिमिट है वो पार होने लग जाती है। लिमिट पार होने के बाद में क्या है कि धीरे धीरे जो तली है उसका नीचे की ओर दबाव शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके आगे यह स्थिति प्राय संतुलन के कारण ही मानी जाती है। अत्यधिक निक्षेप के कारण भूसन्नति निरंतर उथली होती जाती है तथा समस्त भूसन्नति तलछट से भर जाती है। तलछट का मतलब क्या हुआ कि जो तल के जो टुकड़े होते हैं चट्टानों के या धरातल के जो पदार्थ होते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं, बारीक कण होते हैं, उनका क्या होता है, जमाव जब होता रहता है तो ये पूरी भूसन्नति है वो उनसे भर जाती है। और क्षैतिज दबाव की जो शक्तियाँ होती है वो भी क्या है, इस प्रोसेस के अंदर कार्य करने लग जाती है। अब ये क्या हो रहा है कि भाई दबाव पड़ रहा है, तो इस दबाव के कारण क्या होता है कि भूसन्नति के तलछट के अंदर वलन पड़ने लगते हैं। वलन की मैं आपसे बात कर चुका हूँ फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, पहले मैंने वलन और भ्रंश वाला टॉपिक आपको पढ़ाया है, जिसके अंदर अपन ने बात की थी कि किस प्रकार से बलों के कारण से वलन और भ्रंश की उत्पत्ति होती है। वलन के जो प्रकार थे वो भी मैं आपसे बता चुका हूँ, जैसे उनमें मैंने बात की थी समनत वलन है, असमनत वलन है, एक दिग्नित वलन है, पंखा वलन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें की बात क्या है कि मैं कर चुका हूँ। इसमें खुला वलन, बंद वलन, ये सारे क्या है वलन के प्रकार माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब तलछट में जमाव पड़ने लगते हैं तो क्या होता है, दबाव की जो शक्ति होती है वो अत्यधिक मात्रा के अंदर तीव्र हो जाती है या तेज हो जाती है, जिससे भूसन्नति का जो पूरा जो पदार्थ होता है, संपूर्ण जो पदार्थ होता है वो क्या होने लगता है, पूरा का पूरा पदार्थ है वो संपीड़न के साथ में वलन के रूप में क्या होता है, पर्वतों का रूप धारण करने लग जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखिए इसको अगर मैं डायग्राम्स के माध्यम से देखिए बताना चाहूँ ना, तो अपन ने बात की ये 2 दृढ़ भूखंड है, ठीक है। इन 2 दृढ़ भूखंडों के बीच में किसका निर्माण होगा, भूसन्नति का निर्माण होगा। अब यहाँ क्या है कि धरातल के अंदर जब अलग अलग प्रकार के बल कार्य करते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो तलछट के जो पदार्थ है इनमें वलन उत्पन्न होंगे, जिसके कारण से क्या होगा, ये जो भाग है वो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की ओर गति करने लग जाएगा। धरातल जो है उसके ऊपर की ओर हमें दृष्टि गोचर होने लग जाएगा। जैसे जैसे इनके तलछट का जो एक दबाव है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, तलछट के पदार्थों के अंदर वृद्धि होगी, वैसे वैसे ये पदार्थ और ज़्यादा पर्वतों का रूप लेने लग जाएगा,
ठीक है। लेकिन अगर शक्ति सामान्य रहती है, तीव्र नहीं रहती, तो केवल किनारे वाले जो भाग होते हैं वही वलित होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बलों की जो शक्ति है उसके दो प्रकार के रूपों के बारे में अपन ने पढ़ा। पहला रूप क्या है कि अगर जो शक्ति है वो तीव्र होगी तो तीव्र होने के कारण तो क्या होगा, जो तलछट का जो पदार्थ है, जो जमाव है, वो वाला भाग ऊपर उठेगा। और अगर शक्ति मंद होगी, गति बलों की कम होगी, तो उससे क्या होगा कि केवल जो जिन दृढ़ भूखंडों की बात अपन ने की है, केवल उन दृढ़ भूखंडों वाला जो भाग है, उनके जो किनारे हैं वही सिर्फ वलित होंगे। ठीक है, तथा समांतर जो मोड़दार जो श्रेणियां हैं उनका निर्माण उनसे हो जाता है। इसमें बीच का जो भाग है, जब गति मंद है तो बीच वाला भाग क्या होगा, अप्रभावित रहता है। बीच वाला जो भाग है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बीच वाले भाग अप्रभावित रहने के कारण उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता। ठीक है, जिसे मध्य पिंड के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गए दृढ़ भूखंड, किनारे। बीच वाला जो भाग उसको क्या नाम दिया गया, मध्य पिंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब द्वितीय अवस्था अपनी यहाँ मध्य पिंड का निर्माण हुआ और उनकी शक्तियों के अकॉर्डिंग या शक्तियों को समझने के साथ ही अपनी द्वितीय जो अवस्था है पर्वत निर्माण की अवस्था, वो अपनी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब इस अवस्था के अंदर क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण होना शुरू हुआ। भूसन्नति की जो अवस्था थी उसका समापन हो गया और पर्वतों के जो निर्माण की जो अवस्था थी उसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट द्वितीय ये अवस्था समाप्त होने के बाद में तीसरी जो अवस्था है अपनी विकास की जो अवस्था है या जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत होती है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए पर्वत निर्माण की जो घटना होती है वो एक लंबी घटना होती है। अपन सभी जानते हैं कि ये जितने भी मतलब जो फिजिकल रूप के अंदर जो ये परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, ये कुछ समय के अंदर या कुछ महीनों के अंदर या कुछ टाइम के अंदर घटित होने वाली घटनाएं नहीं होती। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, काफ़ी ज़्यादा समय की दरकार होती है, जिसके बाद में अपन को वहाँ कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, अब लंबी चलने वाली प्रक्रिया जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे पर्वतों का उत्थान होता रहता है। पर्वतों के निर्माण के साथ साथ उस पर अनाच्छादन की प्रक्रिया का कार्य करना प्रारंभ कर देती है। देखिए अनाच्छादन की जो प्रक्रिया है ना, उसको दो रूपों के अंदर विभाजित किया जाता है। अनाच्छादन के अंदर एक तो अपन बात करते हैं अपर्दन की और दूसरी अपन बात करते हैं अपक्षय की। ठीक है, अपर्दन और जो अपक्षय होता है वो दोनों ही अनाच्छादन के भाग माने जाते हैं। इसको और ज़्यादा रूप के अंदर समझाने के लिए देखिए मैं आपसे बता सकता हूँ कि ये देखिए अनाच्छादन की प्रक्रिया, इसको दो रूपों के अंदर विभाजित किया गया है। पहला जो रूप है इसका, जिसका नाम है अपर्दन, ठीक है, अपर्दन या इरोजन, और दूसरा जो इसका रूप है जिसका नाम है अपक्षय, अपक्षय या वेदरिंग। ठीक है, अब देखिए पर्वतों का जो निर्माण हो रहा है, जो उत्थान की प्रक्रिया की शुरुआत जो हो गई है, अब ऐसा माना जाता है कि उत्थान की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब उत्थान की प्रक्रिया के साथ साथ ही जो अपर्दन की प्रक्रिया होती है या जो अपक्षय की प्रक्रिया होती है, वो भी उन जो उत्थान की जो प्रोसेस है उसी के साथ में चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। ऐसा नहीं होता कि उत्थान पहले कंप्लीट होगा और उसके बाद में अपर्दन की प्रक्रिया की स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होता, बल्कि दोनों ही प्रक्रियाएं एक दूसरे के सिमिलर चलने वाली प्रक्रियाएं मानी जाती है। दोनों ही जो प्रक्रियाएं हैं उनका जो एक विकास होता है वो एक दूसरे के समान ही होता है, एक दूसरे के साथ चलने वाली प्रक्रियाएं ही वो मानी जाती है। अब उत्थान की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, अनाच्छादन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब अपर्दन के कारण जो पर्वतों का जो भाग है वो क्या होगा, धीरे धीरे कटता रहता है। अपर्दन का देखिए अर्थ क्या होता है, अपर्दन का अर्थ यही होता है कि अलग अलग प्रकार के जो रीजन्स है, चाहे उनमें अपन मानवीय कारणों को शामिल कर ले, चाहे उनमें अपन प्राकृतिक कारकों को शामिल कर ले, चाहे उनमें अपन रासायनिक जो कारक है या केमिकल जो इफेक्ट्स है उनको भी अपन इनमें शामिल कर सकते हैं। तीनों ही जो कारण की मैंने आपसे बात की है, तीनों ही जो रीज़न मैंने आपको बताए हैं, उन तीनों ही रीजन्स के कारण अपर्दन की प्रक्रिया को बल मिलता है। और अपर्दन का सामान्यतः अर्थ क्या हो गया कि जो पर्वत है, जो कि चट्टानें हैं, ठीक है, उनका
धीरे धीरे कटना या उनमें कटाव होना और उनका छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या है विभक्त हो जाना, उसको अपन अपर्दन और अपक्षय की जो प्रक्रिया है उनको मैंने 7 रूप के अंदर आपको बताने का प्रयास किया है कि इस प्रकार से अपर्दन और अपक्षय की जो प्रक्रिया है वो संपादित होती है। ठीक है। अब जब अपर्दन अपक्षय की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई तो उनकी ऊंचाई क्या होगी, वो भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होती रखती है। भाई जो जमाव है वो हो रहा है जिससे ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन अपर्दन के कारण क्या होता है, ऊंचाई भी कम होने लग जाती है। और अन्यत्र भार की अधिकता के कारण पर्वतीय संतुलन की स्थापना के लिए जो पर्वत का जो भाग होता है वो ऊंचा भी उठने लगता है। इस अवस्था को पर्वत या भूसन्नति विकास की अवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पर्वतों का ऊपर उठना हो गया, पर्वतों का निर्माण हो गया, जिसको विकास की अवस्था के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है। ये बात हुई अपनी पर्वतों के निर्माण की सामान्य चीज़ें, पर्वत निर्माण। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं कि पर्वत निर्माण के जो सिद्धांत है वो कौन कौन से सिद्धांत हैं पर्वत निर्माण के। ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है पर्वत निर्माण के सिद्धांत। देखिए, पर्वत निर्माण के सिद्धांत के अंदर अपन ने पर्वतों के निर्माण की 3 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा कि 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जिनमें भूसन्नति अवस्था थी, इसके बाद में पर्वत निर्माण की अवस्था थी, उसके बाद में जो विकास की जो अवस्था है उसके बारे में भी अपन ने जानने का प्रयास किया है। ठीक है। अब जो पर्वत निर्माण की जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों के अंदर देखिए, पर्वत निर्माण के संबंध में जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने क्या किया है, अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन सिद्धांतों को रखा जाता है जिनके अनुसार भूपटल पर पर्वतों का जो निर्माण होता है वो धरातलीय क्षैतिज संचलन के कारण भूपटल में सिकुड़न और वलन होने से होता है। देखिए, पर्वत निर्माण के जो सिद्धांत हैं उनको 2 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है, ये पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग। अब दोनों के अंदर क्या हुआ कि जो पहला वर्ग है उसके अंदर अपन ने किन सिद्धांतों को रखा, जिनके अनुसार भूपटल के ऊपर जो पर्वतों का निर्माण है वो क्षैतिज संचलन के कारण हो रहा है। क्षैतिज, देखिए 2 संचलन होते हैं, क्षैतिज संचलन और लंबवत संचलन। ठीक है। क्षैतिज संचलन के कारण जिनका निर्माण हो रहा है उनको अपन ने एक वाले वर्ग में रखा, और क्षैतिज संचलन के कारण क्या होता है, भूपटल के अंदर, भूपटल में सिकुड़न व वलन उत्पन्न होने लग जाते हैं। दूसरा जो वर्ग है उनके अंदर अपन ने किन को रखा कि इस प्रथम वर्ग के अंदर तो क्या हुआ कि क्षैतिज संचलन के कारण हो गया, और द्वितीय जो संचलन वर्ग है उसके अंदर उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिसके अंदर जो क्षैतिज संचलन की जो उत्पत्ति होती है वो महाद्वीपीय प्रवाह के कारण होती है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। पर्वत निर्माण के सिद्धांतों को 2 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। प्रथम वर्ग के अंदर उन सिद्धांतों को रखा जाता है जिनमें क्षैतिज संचलन की उत्पत्ति हो रही है, और क्षैतिज संचलन किससे उत्पन्न हो रहा है, भूपटल के अंदर जो सिकुड़न उत्पन्न होती है, जो वलन होते हैं, उनके कारण से संचलन उत्पन्न हो रहा है। द्वितीय वर्ग के अंदर उन सिद्धांतों को रखा जाता है जिसके अंदर क्षैतिज संचलन की जो उत्पत्ति है वो जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है जो वेगनर का दिया हुआ है, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है उसके कारण क्षैतिज संचलन की उत्पत्ति होती है। उन सिद्धांतों को अपन ने दूसरे वर्ग के अंदर रखा। ठीक है। पहले के अंदर जो आने वाले सिद्धांत हैं जिनमें कोबर और जेफरीज, इन 2 विद्वानों के सिद्धांत को रखा गया है, और दूसरे वर्ग के अंदर
जो होम्स है, वेगनर है, जोली है और डेली है। इन सिद्धांतों को, इन विद्वानों के सिद्धांतों को इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ठीक है, देखिए पर्वत निर्माण के सिद्धांतों को दो रूप में विभाजित किया गया। क्षैतिज संचलन वाले, जिनमें भूपटल में सिकुड़न और वलन के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, और क्षैतिज संचलन की उत्पत्ति दूसरे वर्ग में किसके कारण हो रही है? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के कारण। और ये पहले वर्ग के अंदर कोबर और जेफरीज को रखा गया है, और द्वितीय वर्ग के अंदर होम्स, वेगनर, जोली और डेली को रखा गया है। ये है अपना वर्ग 1, ये है अपना वर्ग 2। ठीक है, ये अपन ने सिद्धांतों की बात की। ठीक है, अब अपन को इन सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करना है कि अलग अलग जो भूगोलवेत्ता है, अलग अलग जो विद्वान है, उसने किस किस प्रकार से अपने सिद्धांतों को मतलब समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास के अंदर अपन इस पर्वत निर्माण के जो सिद्धांत है, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और इसका बेस या आधार जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अपन ये जो विद्वानों के जो सिद्धांत है, इनकी बात अपन करेंगे। पहले अपन कोबर की शुरुआत करेंगे, उसके बाद में अपन नेक्स्ट सिद्धांतों की बात करेंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।